हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 होगी। इसमें आज आपको नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर पैरिटी, और जैसे कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम क्या होती है, ये राष्ट्रीय ऋण वगैरह, वो सारी पॉइंट्स आपको क्लियर कराए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे जो मैं आपको पहले इसमें बता दूंगा। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा क्लास में। और आप जितने भी लोग नए हों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में जिस नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब का, यानी कि यूपीएससी विद हरीश, इसी नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो सर्च करिएगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्य इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिलेगी। टाइम टू टाइम लाइव आते रहते हैं, अगर तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि बात करते हैं हम नेशनल इनकम, तो पहली बात तो हम समझेंगे कि देखिए वर्ड को समझिए। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्र की आय है क्या? तो जो राष्ट्रीय आय आती है वो होती है यानी कि एक लेखा वर्ष, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसकी अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ हुआ है। अब देखिए पहले आप समझिएगा, एक तो होती है डोमेस्टिक इनकम होती है यानी कि घरेलू आय, एक होती है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय यानी कि इसमें जो देश के सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा अर्जित जो कारक आय होती है, यानी कि कारक आय का कुल जोड़ होता है। जैसे कि कारक आय में क्या कारक क्या होते हैं? ब्याज, लाभ, किराया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये 4 फैक्टर जो है आपके कारक आय में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अब देश के सामान्य निवासियों के द्वारा, अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ सामान्य निवासी, अब सामान्य निवासी कौन कौन हो? या तो जो घर की सीमा में हो, या फिर बाहर हो, कहीं भी हो, यानी कि देश के सामान्य निवासी हो, उनके द्वारा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक इनकम। अब इनकम, डोमेस्टिक इनकम में कौन होगा? सिर्फ यहाँ पर कौन कौन आएंगे? यहाँ पर एक तो सामान्य निवासी भी आएंगे, प्लस में यहाँ पर गैर सामान्य निवासी आएंगे। ठीक है, तो सामान्य, डोमेस्टिक में सामान्य और गैर सामान्य निवासी दोनों प्रकार के निवासी आते हैं। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। यानी कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ माना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यानी कि महत्वपूर्ण शब्द। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब ठीक वही होता है जैसा कि गणित में कुल मतलब होता है, यानी कि टोटल का अर्थ क्या होता है। जैसे 2 + 3 = 5, ये तो कुल ये हुआ। उसी प्रकार से ग्रॉस का मतलब कि टोटल इनकम की बात करेगा। ठीक है, सकल, हिंदी में सकल कहेंगे और यहाँ हिंदी में कुल हो गया। ऐसे हम करेंगे डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक क्या, यानी कि घरेलू। घरेलू यानी कि उसकी पूंजी के यूज होने वाली आर्थिक गतिविधि, यानी कि जो घर के अंदर चीज़ें की जा रही हैं वह डोमेस्टिक कहा जाता है। अब जैसे प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट एक वस्तु और सेवा दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कि जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल इनकम होती है। ठीक है, इसी तरह से ये वस्तु और सेवा प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। फाइनल मतलब कि अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना बाकी है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ बनानी है, उसके बाद में उसका कोई रेट नहीं बढ़ा सकता, या कोई चीज़ उसमें दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि फाइनल है, अब वो बनकर तैयार हो गया है। ओके, वैसी ही चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम समझेंगे, पहला पॉइंट समझेंगे हम जीडीपी। तो जीडीपी क्या होती है? देखिए जीडीपी, अभी मैंने आपको ऊपर से कुछ शब्द समझाया, यानी कि ग्रॉस यानी कि टोटल, कुल, डी मतलब डोमेस्टिक मतलब यानी कि घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब वस्तु और सेवा। आप इन चीज़ों को देखिए, वर्ड को आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं जैसे कि जीडीपी क्या होती है। इससे आसान भाषा में भाई नहीं समझा सकता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी अर्थव्यवस्था एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य या मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक देश की घरेलू सीमा है, उसके अंदर में जितने भी लोग पैदा कर रहे हैं, यानी कि कितनी भी वस्तु और सर्विस, गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे बनाई जा रही हैं, उनका टोटल मार्केट प्राइस यानी कि मौद्रिक मूल्य, अंतिम मूल्य है जो होगा, वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। जैसे अब हम समझेंगे इसे कुछ एग्जांपल के द्वारा। ओके, जैसे हम समझ लेते हैं भारत। अब जैसे भारत में एक फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक है, अब भारत की ही एक फैक्ट्री यहाँ पे अमेरिका में लगी हुई है, यानी कि ये मान लेते हैं यूएसए, तो यहाँ अमेरिका में लगी हुई है। अब इसकी क्या कहते हैं, इसकी आय यहाँ पे जीडीपी में शामिल होगी क्या? नहीं, इसको नहीं शामिल किया जाएगा। या इसमें सिर्फ घर में ही किया जाएगा जितने भी हमारे देश की सीमा के भीतर है। अब जैसे ये वाली फैक्ट्री मान लीजिए अमेरिका की भारत में लगी हुई है, और यहाँ पर भारत की अलग से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो ये वाली जो
अमेरिका की जो फैक्ट्री है ये भी जीडीपी में काउंट होगी, बट हमारी कोई फैक्ट्री अमेरिका में लगी है वो जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो उत्पादन जीडीपी में नहीं काउंट होगा। आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, यानी कि एक घरेलू सीमा के भीतर की बात कर रहा है। अब जीडीपी के हम कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि जीडीपी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। अब जैसे 1971 में इनको भाई साहब जीडीपी के विकास के लिए ये सिंगल योगदान इन्होंने दिया था कि एस कुजनेट्स जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1971 के अंदर में। अब देखते हैं कि ये इकोनॉमिस्ट थे कहाँ पे, यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NBER में ये वहाँ पर इकोनॉमिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला बनाया कब, 1929 से 30 में, यानी कि एक जीडीपी का कॉन्सेप्ट 1929 से 30 में इन्होंने क्या बनाया। फिर किसके लिए बनाया, द वैल्यू ऑफ द टोटल इनकम जनरेटेड इन द कंट्री, यानी कि एक देश कितनी टोटल वैल्यू की इनकम जनरेट करता है उसको मापने के लिए इन्होंने जीडीपी का फॉर्मूला बनाया। और उसके बाद जैसे कि इसे यूज़ किया, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया फॉर द आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। आप देखेंगे कि अमेरिका में महामंदी आई थी 1929 में, तो उससे निकलने के लिए अमेरिका ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। द आइडिया एडोप्टेड एज अ स्टैंडर्ड टूल टू अकाउंट फॉर नेशनल इनकम बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन 1944 टू 45। तो इस टूल को देश भर की दुनिया की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने 1944 और 45 में अपना लिया, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। आप समझते हैं जीडीपी है, यानी कि जीडीपी से हम क्या पता लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी बहुत अच्छी है तो उससे क्या पता लगेगा भाई, जीडीपी अगर उसकी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाज लगा सकते हैं। भाई सेहत का मापन किया जा सकता है ये सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि हम मांग लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू पे एक किसान है एक गांव में, एक दर्जी है और एक दुकानदार है। अब ये गांव का एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पे हम उत्पादन की बात करते हैं, जैसे कि किसान 2 लाख रुपए का उत्पादन कर लेता है और दर्जी 50,000 रुपये का काम कर रहा है, दुकानदार 1 लाख रुपए का काम कर रहा है। तो देखिए टोटल कितना हुआ, 2,50,000 और 1 लाख, यानी कि टोटल 3.5 लाख रुपए, यानी कि 3.5 लाख रुपीज़ का इन्होंने काम किया। तो ये जीडीपी होती है, ठीक है, ये हुई जीडीपी। अब आप इसमें मान सकते हो दुकानदार कहीं का मान सकते हो, जैसे मान लीजिए अमेरिका का एक दुकान वाला यहाँ पे आके दुकानदार का दुकान चला रहा है, तो ये भी हमारी जीडीपी में काउंट होता है। अब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है। जीडीपी में होता है देखिए C+I+G+X-M, यानी कि C का मतलब क्या होता है, कंजप्शन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंड करती है कितना, और X-M का जो मतलब होता है यानी कि नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, यानी कि निर्यात माइनस आयात। जैसे कि निर्यात और माइनस आयात क्या होगा, जैसे हम निर्यात कितना कर रहे हैं, 10 वस्तुओं का कर रहे हैं या 10 रुपये का कर रहे हैं, और हम आयात कर रहे हैं 8 का, तो यहाँ पर कितना हुआ, हमारा नेट एक्सपोर्ट 2 रुपये का हुआ। इस तरह से हम एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। अब देखेंगे कि अगर देखिए जीडीपी बढ़ती है यानी कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, अगर जीडीपी में कमी आती है यानी कि अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है, ये इसके संकेतक होते हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट को हम समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे मतलब वर्क करता है। इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करेगा आप समझेंगे, जो कि यहाँ एक मैंने ग्राफ बनाया, जैसे कि ब्याज दर। अभी देखिए यहाँ 5% है, यहाँ 10% है। अब यहाँ पे ब्याज दर बढ़ रही है। अब देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये निवेश का स्तर बढ़ेगा इस तरफ, यानी कि इस तरफ बढ़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 10 रुपये का निवेश हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये का हो रहा है, यहाँ पे 50 रुपये का निवेश हो रहा है। इस तरह से आप समझेंगे। देखिए जब ब्याज दर 10% है तो यहाँ पर निवेश कम हो रहा है, ब्याज दर कम है तो निवेश अधिक हो रहा है। यानी कि क्या कहने का मतलब, ये इन्वेस्टमेंट कैसे निर्धारित होता है, अगर ब्याज दर कम होगा, अगर इंटरेस्ट रेट जो है कम होगा तो क्या इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी में। कॉन्सेप्ट ऐसे चलते हैं, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है। बहुत कम जगह होंगी जहाँ पर दोनों समानांतर ही चलते हों, यानी कि एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, इस तरह की चीज़ें चलती है। जैसे कि यहाँ पर ब्याज दर अगर कम होगी तो निवेश का स्तर यानी कि इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। तो ऐसे ही हमारी जीडीपी को गवर्नमेंट पुश करती है। आप समझ लेते हैं कि एक जीडीपी में और भी होते हैं, जैसे कि एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है, नॉमिनल को हम नाम मात्र की जीडीपी कह दिया जाता है, या फिर रियल जीडीपी को स्थिर या वास्तविक जीडीपी भी कहा जाता है। अब कौन सी अच्छी होती है कौन सी अच्छी नहीं होती है, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा मैं। जैसे कि आप समझेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी उसी वर्ष में उत्पादित सभी, यानी कि G+S मैंने यहाँ लिखा है, इसको समझ लेना, गुड्स और सर्विस,
वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य जिसकी गणना चालू कीमतों, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चालू कीमतों पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी में चालू कीमतें यानी कि करंट प्राइसेस को ही देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चालू कीमतों का प्रयोग होता है। अब इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, यहाँ पर इन्फ्लेशन को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखेंगे जैसे वर्ष 2023 और 24 की बात है, यहाँ पर उत्पादन बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल, 50 किलो चावल पैदा हुआ 2023 में, इस समय रेट था 30 रुपये, तो यानी कि नॉमिनल जीडीपी कितनी आई, 1500 रुपये। अब 2024 की बात करते हैं, यहाँ पर 50 किलो चावल पैदा हुआ 40 रुपये के हिसाब से, यानी कि महंगाई बढ़ गई 10 रुपये की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ, 2000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे। अब देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर उत्पादन तो स्थिर है, यहाँ भी 50 किलो हो रहा है, यहाँ भी 50 किलो हो रहा है, यानी कि 2023 और 24 में उत्पादन फिक्स हो रहा है, बट जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी क्यों बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर कीमत यानी कि मूल्य में 10 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है, यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। तो आप क्या समझेंगे, ये क्या कल्याण की सूचक होगी, नहीं, ये लोगों के कल्याण की सूचक नहीं है, ये आर्थिक विकास को नहीं दिखा रही है, ये कोई आर्थिक विकास को नहीं दिखाती है। आप देखेंगे अब यहाँ पे याद रखिएगा, चालू कीमतों पर होती है, इन्फ्लेशन को शामिल नहीं किया जाता है। हाँ देखिए, इन्फ्लेशन यहाँ शामिल नहीं की जाती है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन यहाँ पे हो रही है, बट इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं करे, वो चालू कीमतों पर उसी वर्ष में देखेगा, ठीक है, एक ईयर के ये देखेगा। अब जैसे हम रियल जीडीपी की बात करेंगे, रियल जीडीपी में क्या होता है, जैसे नॉमिनल जीडीपी को महंगाई के प्रभाव को हटाकर मापा जाता है, यानी कि यहाँ जो महंगाई हो रही है इसको हटा के यहाँ पे मापा जाएगा। यानी कि एक सिंपल भाषा में कहें तो एक आधार वर्ष होगा जिसके कीमतों के आधार पर इसे मापा जाएगा, इससे वास्तविक उत्पादन का पता चलता है। जैसे कि एक आधार वर्ष हमने क्या किया है, 2015 में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में घोषित करके 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में यूज़ किया। जैसे कि हम देख लेंगे कि कोई वस्तु अगर 2011-12 में 10 रुपये की थी, अभी वो 2024-25 में आके 20 रुपये की हो गई, तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल रेट हो गया है, ठीक है, 100% की महंगाई बढ़ गई, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे, वर्ष 2013 में कोई चीज़ 30 रुपये की थी, मतलब 30 क्वांटिटी 30 किलो उत्पादन हो रहा था, अभी 2024 में आके उसका 50 किलो उत्पादन हुआ है। देखिए जब 20 रुपये का रेट था तो यहाँ पे 600 रुपये की रियल जीडीपी बनती है, अभी 50 रुपये का है, 40 का रेट हो गया है, 50 क्वांटिटी हुई तो 40 हुआ, तो इसका 2000, ये क्या, ये नॉमिनल जीडीपी हुई, लेकिन कितना महंगा हुआ है। आप देखेंगे अगर इसकी महंगाई देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 100% की महंगाई बढ़ गई है प्राइसेस के हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पर मूल्य 20 रुपये था, अभी यहाँ 50 हो गया है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशन को इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी में शामिल किया जाता है, इन्फ्लेशन को रियल जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो उत्पादन या कीमत में बढ़ाव होगा, यानी कि तो ये तो क्वांटिटी बढ़ेगी या फिर उसका प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, रियल जीडीपी में सिर्फ उत्पादन ही बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पर मान लीजिए 50 चीज़ें हो रही हैं पैदा, तो यहाँ पर भी 50 स्थिर रहेंगे, यहाँ सिर्फ 50 चीज़ों का ही लगाया जाएगा। और जैसे देखेंगे इसमें चालू वर्ष की कीमतें लगाई जाती हैं, बट इसमें बेस ईयर की यानी कि आधार वर्ष की। अभी क्या है 2011-12, अभी नया सजेस्ट हुआ है, अभी 2026 में आधार वर्ष चेंज किया जाने वाला है, ऐसा प्रस्तावित किया गया है। तो ये आगे की बात हुई। अर्थव्यवस्था की नकली तस्वीर, यानी कि ये फेक एक इमेज दिखाता है अर्थव्यवस्था की, ये आर्थिक विकास को दिखाता है, सूचक है, और लोगों के कल्याण की अच्छी सूचक नहीं होती है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी अच्छी सूचक होती है। अगर रियल जीडीपी बढ़ती है तो ये लोगों के कल्याण की अच्छी सूचक होती है। जैसे अब नॉमिनल जीडीपी की हम बात करते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे, यानी कि चालू वर्ष में कीमतें और चालू वर्ष का उत्पादन पे निकाला जाता है। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, यानी कि चालू वर्ष की कीमतें और चालू वर्ष का उत्पादन कितना है। ओके, अब ऐसे देखेंगे आधार वर्ष की कीमतें और चालू वर्ष का उत्पादन, उसके आधार पर हम रियल जीडीपी को निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद कर लीजिए, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है, यानी कि जीडीपी अपस्फायक बोला जाता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, एक चीज़ को समझने की बात करेंगे। ये क्या करेगा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में कितना डिफरेंस है, अंतर को, यानी कि बीच में जितना अंतर है उसको समझने के लिए यूज़ किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी इंटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इससे अर्थव्यवस्था में कितनी महंगाई बढ़ी है ज्ञात होता है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रियल जीडीपी है अभी 600 रुपये, नॉमिनल जीडीपी है 660 रुपये। तुम कैसे निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ा, हम 660 अपॉन में 600 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट होके 110 आएगा, यानी कि 10% की वृद्धि यहाँ पर दिखा रहा है। तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, यानी कि 10% की इसमें
महंगाई बढ़ी है। अब हम देखेंगे कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है 2008 का, इसके अंतर्गत 2015 से राष्ट्रीय आय के आकलन की एक नई व्यवस्था लागू की गई, यानी कि जीडीपी को काउंट करने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन का प्रयोग किया जाता है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक ने गेहूं पैदा किया, गेहूं का आटा बना, आटे का ब्रेड बना। अब क्या हुआ, अब देखिए गेहूं हुआ 10 रुपये का, 2 रुपये का आटा पिसाई गया और 8 रुपये की ब्रेड बनाने की मेहनत की, तो यहाँ पर टोटल 20 रुपये, यानी कि अंतिम फाइनल प्रोडक्ट क्या आया आपका, यानी कि 20 रुपये में आपका ब्रेड तैयार होता है निकल के। ब्रेड बनाने की कॉस्ट गई थी 8 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये का टोटल तैयार हुआ। अब इसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या, देखिए इन दोनों ने यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हैं, वैल्यू एडिशन यहाँ पे किया है क्योंकि आटे में ऐड किया है। तो इस तरह से देखेंगे हम, इसे 20 रुपये को ही जीडीपी कहा जा सकता है, और इसी 20 रुपये को हम इसमें 20 रुपये में जो ये 10 रुपये है, यानी कि 2 रुपये और 8 रुपये, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ था। आई होप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है। देखिए इसे मॉस्प यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और ये क्या करता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में जीवीए की गणना करता है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन की कितने महीने में, हर 3 महीने में इसकी गणना की जाती है। दूसरा हम समझेंगे जैसे वस्तुओं के उत्पादन के स्तर के अनुसार परिवर्तित भारांश प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्या होता है, इसमें एक वस्तुओं की बास्केट बना ली जाती है, वो जीडीपी के अनुसार बदलती रहती है। ये डायनेमिकली चेंजिंग बास्केट होती है, यानी कि अगर ये बास्केट में जैसे चीज़ें कम ज़्यादा रखी जाएंगी तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाता है। इसमें क्या होगा, सभी घरेलू उत्पादित गुड्स और सर्विस की कीमतों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। देखिए अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या ये है सभी घरेलू उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है, तो बिल्कुल सही होगा। कीमतों में परिवर्तन को भी दर्शाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आयातित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुएं क्यों नहीं शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आपने जीडीपी पहले देख लिया है, जीडीपी में क्या होता है, एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपको मैंने वर्ड पहले ही समझा दिया, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट ग्रॉस यानी कि कुल राष्ट्र में कितने प्रोडक्ट हो रहे हैं। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जीडीपी हम लिखेंगे, जीडीपी प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, यानी कि इसको देखिए इमेज के द्वारा समझ रहे हैं, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। मान लेते हैं ये ब्लू कलर से जो सर्किल बना हुआ है ये कौन सा देश है, ये है भारत। अब इसके अंदर में जो ये रेड कलर का सर्किल बना हुआ है ये है अमेरिका। अब देखिए अगर हम इसको काउंट करेंगे, सिर्फ इसको, इस देश की यानी ब्लू सर्किल की जीडीपी को काउंट करेंगे, तो ये जो जीडीपी होगी ये होगी जीडीपी, क्योंकि एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित हो रहा है गुड्स और सर्विस। बट अगर हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, केवल हम भारत की आय की बात करेंगे, तो देखिए एक काम करेंगे, भारत की अगर क्या करेंगे तो भारत की एक कंपनी, ये देखिए ये जो है अमेरिकन है, ये अमेरिका है। अब अमेरिका के अंदर एक ब्लू कलर का जो सर्किल बना हुआ है, तो ये इंडियन फैक्ट्री वहाँ पे लगी हुई है, ये वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दे रही है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, जीडीपी के साथ में हम प्लस करेंगे ए माइनस बी, यानी कि भारत में इसने मान लीजिए 10 वस्तुएं उत्पादित की और हमारी कंपनी ने वहाँ पर 20 की, तो हम इसको 20 माइनस 10 कर देंगे तो हमारे पास 10 प्लस आएगा, यानी कि जीडीपी प्लस में हम 10 कर देंगे। अगर ये माइनस में आता है तो उसे माइनस में घटा सकते हैं। तो इस तरह से, यानी कि कैसे समझेंगे, यानी कि अगर हमारी कोई कंपनी अमेरिका में कार्य कर रही है और अमेरिकन कोई कंपनी हमारे भारत में काम कर रही है, तो हम उन दोनों का डिफरेंस घटा लेंगे और हमारी जीडीपी के साथ में उसे प्लस कर देंगे, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सॉरी नेट नहीं ग्रॉस, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। आई होप आप इसे समझे होंगे, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अब नेट बात करेंगे, देखिए अभी नेट की बात कर रहा है, नेट निवल, ओके, नेट क्या होगा, निवल की बात कर रहा है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होगा उसके अंदर में माइनस में, यानी कि कैसे निकालेंगे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा है। अब उसमें से मूल्यह्रास, यानी कि देखिए मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट होती है, जैसे कि मशीनें घिस जाती हैं, टूट फूट होती है, उनकी रिपेयरिंग पे क्या पैसा खर्च होता है, तो उसे मूल्यह्रास बोला जाता है, सॉरी इसे डेप्रिसिएशन कह देते हैं। तो देखेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एक तालिका बनाई है, जीडीपी माइनस करेंगे हम मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, तो हमारा एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जीएनपी माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो एनएनपी प्राप्त होगा। एनडीपी प्लस करेंगे मूल्यह्रास तो जीडीपी प्राप्त होगा। एनएनपी प्लस करेंगे तो मूल्यह्रास जीएनपी प्राप्त होगा।
एक बारी इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉपी पे लिख लिख के समझिएगा, एग्जाम्पल्स बना के समझिएगा, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा उलझ सकता है। तो देखेंगे अब आगे। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट हुआ, नेट नेशनल इनकम तीनों एक ही चीज़ होती है। प्रोडक्ट इनकम बराबर होता है। देखिए अब एक देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर एफसी लिखा हुआ फैक्टर कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इसमें कारक आए में क्या क्या, जैसे कि आपका लगान है, किराया है, यानी कि लगान, किराया, पारिश्रमिक, ब्याज, लाभांश आदि इसमें शामिल होता है। अब देखेंगे कि NNP मार्केट प्राइस माइनस करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस करेंगे हम सब्सिडी। तो ये क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाता है। अब दूसरा हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे हम सब्सिडी को, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जैसे मार्केट प्राइस अधिक कब होगा फैक्टर कॉस्ट से, तो फैक्टर कॉस्ट से यानी कि मार्केट प्राइस जब होगा, यानी कि जब इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। और यहाँ पे मार्केट प्राइस देखेंगे एट फैक्टर कॉस्ट पे, यदि सब्सिडी होगी तो मार्केट प्राइस कम होगा, फैक्टर कॉस्ट अधिक होगी, यानी कि लागत उसमें अधिक आ रही होगी, अब है ना, और इसीलिए उसका मार्केट प्राइस कम होगा क्योंकि उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे आप यूरिया का एग्जांपल ले सकते थे वैसे, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बराबर हो गया, जो दोनों ही ना होंगे तब, यानी कि ना प्रत्यक्ष कर होगा ना सब्सिडी होगी, तो ये दोनों ही बराबर होंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। देखिए पर कैपिटा होती है यानी कि नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम की बात होती है, और यहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन कर देंगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। अभी देखिए इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे कल्याण की सूचक होती है। ठीक है, देखिए अब जैसे पॉपुलेशन कम और ज़्यादा का डिफरेंस होगा, कल्याण का स्तर कैसे बढ़ेगा। अब देखिए कि जनसंख्या इस तरफ आप जा रहे हैं तो बढ़ रही है, इस तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे आप 40 लिख सकते हो, यहाँ पर 10, 20, 30 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह से, यानी कि यहाँ पॉपुलेशन कम है लेकिन कल्याण का स्तर ज़्यादा है, यहाँ और पॉपुलेशन कम है, कल्याण का स्तर और ज़्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन अधिक है और कल्याण का स्तर ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब ये है भाई कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही पर कैपिटा कम होगा। ओके, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तीसरा लास्ट ये समझेंगे हम परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता। इसे IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा विभिन्न देशों की GDP की गणना के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या किस चीज़ को दर्शाता है भाई, कितनी महंगाई है, वहाँ पर जीवन यापन की स्थिति कैसी है, उन सब चीज़ों को ये दर्शाता है। अब इसे मान लेते हैं अलग अलग देशों में एक ही वस्तु या सेवा की कीमतें कैसे भिन्न होती हैं, इन सब चीज़ों के दर्शाने के लिए क्रय शक्ति क्षमता का यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे उपयोग विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत में एक बर्गर 100 रुपये का मिल रहा है और अमेरिका में वही बर्गर $5 का मिल रहा है। तो अब यहाँ पर परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट क्या हुई, यहाँ पर देखेंगे भारत में 100 रुपये देने हो रहे हैं, अमेरिका में $5 देने होते हैं, तो 5 इसे 100 को डिवाइड करेंगे तो इसके बाद 20 आ जाएगा, यानी कि 1 USD की जो कीमत आ रही है वो 20 रुपये आ रही है। अब वास्तव में ये 80 रुपये है, यानी कि $1 के लिए हमें देना पड़ रहा है कितना, 20 रुपये देना पड़ रहा है। ये हमारी परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट आ जाती है। अब देखिए PP आधारित GDP की गणना कैसे की जाती है। PP GDP जो होती है, यानी कि GDP USD इंटू PPP, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से की जाती है, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे भारत GDP 3 ट्रिलियन USD हो गई है, और परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट जो है हमारी 20 है, यानी कि देखेंगे तो हमारी PPP GDP क्या होती है, यानी कि 3 ट्रिलियन इंटू 20 यानी कि 60 हो जाती है हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी। थोड़ा सा टेक्निकल है, आई होप आप 1-2 बारी क्लास को रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। भारत और PP के क्या आंकड़े हैं, अभी क्या चल रहा है। जैसे 2023 में भारत की जो नॉमिनल GDP थी, NGDP का मतलब मैंने पीछे आपको समझा दिया नॉमिनल GDP क्या होती है। ठीक है, नॉमिनल GDP वही होती है जो चालू कीमतों पर एक वर्ष में जो उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं को देखा जाता है, तो नॉमिनल GDP होती है। नॉमिनल GDP 3.7 ट्रिलियन थी लगभग USD, 3.7 ट्रिलियन USD, बट परचेजिंग पावर पैरिटी GDP के हिसाब से भारत की जो GDP थी वो 13.2 ट्रिलियन USD थी। अब इसी आधार पर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है, किसके बाद, चीन और अमेरिका के बाद में। तो आप देख लेंगे भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, चीन और अमेरिका के
बाद में। अब भारत की जो एक्सचेंज रेट है यानी कि भारत की रुपए की जो विनिमय दर है वो कितनी है, 80 से 85 रुपए के बीच में रहती है, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से विनिमय दर जो होती है वो 20 से 25 रुपए के हिसाब से होती है। अब एक नई चीज़ आ गई है, बिग मैक इंडेक्स डेवलप्ड किया है बाय द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, यानी कि पत्रिका ने, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इसको बनाया है, द बिग मैक इंडेक्स डेवलप किया है। अब इसे ये किस तरह से दिखाता है, देखिए जैसे कि अमेरिका में मैगडी का जो बर्गर है वो $5 का मिलता है, भारत में मैगडी का वही बर्गर $200 का मिलता है। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे तो परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट क्या हुआ, यानी कि $200 का बर्गर मिल रहा है, सेम $5 का वहाँ मिल रहा है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये $40 हमारी रुपये 40 एक्सचेंज रेट आती है, यानी कि हमें एक USD के लिए $40 देने चाहिए, जबकि वास्तव में क्या है, हमें एक USD के लिए 80 से 85 रुपये देने होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा देना हो रहा है, यानी कि हमारे भारत की जो रुपया है उसकी वैल्यू कम है। अब आप देखेंगे कि तो भारतीय रुपया अपनी PPP के मुकाबले बहुत कम मूल्यवान रह गया, अंडर वैल्यूड माना जा रहा है, ठीक है, जबकि वास्तविक बाजार में हमारी 80 रुपये की कीमत है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है। देखिए राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है, इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस किया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस शेष वित्त से प्राप्त चालू हस्तांतरण को इसमें शामिल किया जाता है। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, इतना ही अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन में यही आएगा। देन प्राइवेट इनकम क्या होती है, जैसे कि खुद की निजी इनकम क्या होती है। प्राइवेट इनकम के बीच में आपको क्या क्या शामिल किया जाता है, प्राइवेट इनकम में जैसे निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय शामिल होती है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज होता है, सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण होता है, शेष वित्त से प्राप्त चालू हस्तांतरण होता है। तो जैसे कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, यानी कि जैसे सरकार बॉन्ड जारी करके लोगों से पैसा इकट्ठा करती है तो उस पर बॉन्ड पर ब्याज देती है, तो वही होता है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @UPSC विद हरीश, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से ही, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास 4 का आप इंतजार करिएगा, जल्द ही क्लास 4 आपकी अपडेट होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बस ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इकोनॉमी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, बट आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। इजी तरीके से आप समझिएगा, आपको आसानी से इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। और मैं जो ये क्लासेस बना रहा हूँ, इन क्लासेस में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर हाई लेवल तक पहुँचाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती हैं उन चीज़ों को आपको समझाते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाया जाएगा। अब फिर एक दिन आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी शब्द हैं उन पर बहुत अच्छे से फोकस रखिएगा, उनको अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आए तुरंत गूगल करिए, किसी की मदद लीजिए, लेकिन समझिए तब आगे बढ़िएगा। अगर एक भी क्लास समझ में नहीं आती है, जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ क्लास 1 और 2 का देख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास 4 जल्दी ही आने वाली है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।